लोग बोलते हैं क्रिप्टो फ्यूचर है, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं क्रिप्टो बहुत रिस्की है, और तीसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि अगर क्रिप्टो सिर्फ इंटरनेट पर होता है तो इनकम टैक्स को कैसे पता चल जाता है। तो आज हम सोशल मीडिया वाली हाफ नॉलेज नहीं, बेर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के एग्जैक्ट प्रोविजंस के बेसिस पर बात करेंगे। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले हो या समझना चाहते हो कि लोगों को इनकम टैक्स नोटिस क्यों आ रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टो होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे डिजिटल टोकन्स। ये फिजिकल नोट या कॉइन नहीं होता और जनरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करता है। ब्लॉकचेन को सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल रजिस्टर समझो, जहां ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डिसेंट्रलाइजेशन। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो बीच में बैंक होता है जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, लेकिन क्रिप्टो इकोसिस्टम में कई केसेस में कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी या एक बैंक ट्रांजैक्शन कंट्रोल नहीं करता। नेटवर्क के मल्टीपल सिस्टम्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इसी कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। इसका सिंपल मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में कोई रूल्स ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। अब सवाल आता है कि अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो तो वो करता कैसे है। जनरली लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट किया जाता है, केवाईसी कंप्लीट की जाती है, बैंक अकाउंट लिंक किया जाता है और उसके बाद अवेलेबल क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब सवाल आता है कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल है या इलीगल। रियलिटी ये है कि इंडिया में क्रिप्टो इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर भी नहीं है। रूपी लीगल टेंडर है, लेकिन बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है। आप किसी को लीगली फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करे। अब थोड़ा लीगल हिस्ट्री समझो। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को सर्कुलर नंबर 154 इशू किया था, जिसका टाइटल था प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज। इस सर्कुलर में रेगुलेटेड एंटिटीज को क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेसेस को बैंकिंग सपोर्ट देने से रेस्ट्रिक्ट किया गया था। इसके बाद इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को आरबीआई सर्कुलर को सेट असाइड कर दिया, लेकिन कोर्ट ने क्रिप्टो को इंडिया की ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर नहीं किया था। कोर्ट ने सिर्फ आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया था। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 का एक्चुअल पोजीशन समझते हैं। सेक्शन 509 में एग्जैक्ट हेडिंग है ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो एसेट। इस सेक्शन में लिखा है कि रिपोर्टिंग एंटिटीज प्रिस्क्राइब्ड मैनर में क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन फर्निश करेगी। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स नहीं ले रही, ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी क्रिएट कर रही है। इसी के साथ सेक्शन 446 को देखो, इसकी हेडिंग है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और फॉर फर्निश इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो एसेट। इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट फर्निश नहीं की गई है तो 200 रुपए पर डे की पेनल्टी लग सकती है और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन या ड्यू डिलिजेंस फेलियर पर 50,000 रुपए तक पेनल्टी हो सकती है। अब सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 8 क्लॉज 6 वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर टीडीएस प्रोविजंस को रेफर करता है। मतलब वीडीए ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग ट्रेल सिस्टम में क्रिएट हो रहा है, और अगर टैक्स डिपॉजिट ऑब्लिगेशन कंप्लाई हुए तो सेक्शन 476 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज कैपिटल बी के अंदर प्रोसिक्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब सवाल आता है, लोगों को नोटिस क्यों आ रहे हैं? सिर्फ क्रिप्टो खरीदने से नोटिस नहीं आता, नोटिस मिसमैच से आ सकता है। मान लो एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया, टीडीएस ट्रेल अवेलेबल है, पैन लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, लेकिन आईटीआर में डिस्क्लोजर नहीं है, या क्रिप्टो ट्रांसफर हुआ लेकिन रिपोर्टिंग नहीं हुई, या इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और रिटर्न डेटा मैच नहीं कर रहा। अब सर्च प्रोविजन भी देखो, सेक्शन 301 क्लॉज ई में एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज हुई है कि अनडिस्क्लोज इनकम इंक्लूड्स एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वर्चुअल डिजिटल एसेट और वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। मतलब वीडीए को स्पेसिफिकली अनडिस्क्लोज इनकम फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया गया है। और सेक्शन 261 क्लॉज बी में लिखा है एसेट इंक्लूड्स मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग हेल्ड इन फिजिकल और वर्चुअल फॉर्म। मतलब एक्ट
VDA को फॉर्मली एसेट ट्रीटमेंट भी दे रहा है और सेक्शन 524 में सर्च और सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में VDA स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अब रिस्क भी समझ लो, क्योंकि सिर्फ रिटर्न देखना डेंजरस हो सकता है। सबसे पहला रिस्क है वोलेटिलिटी। आज जो कॉइन 100 रुपए का है वो 50 या 150 भी हो सकता है। दूसरा रिस्क स्कैम और फेक स्कीम्स का है। तीसरा रिस्क ये है कि अगर प्राइवेट वॉलेट की एक्सेस या क्रेडेंशियल्स लॉस हो जाएं तो रिकवरी डिफिकल्ट हो सकती है। और चौथा रिस्क रेगुलेशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में फ्यूचर में चेंजेस का हो सकता है। तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है, लेकिन इनविजिबल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस इग्नोर की जाती है। टेक्नोलॉजी समझो, लॉ समझो, रिस्क समझो और कंप्लायंस को सीरियसली लो। और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।